सर्दी का मौसम वैसे तो बड़ा ही खुशगवार होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौसम परेशानी का सबब बन जाता है और उन लोगों के लिए तो खास तौर पर दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है जो अस्थमा के मरीज होते हैं, यानी कि दमे के मरीज। ऐसे में क्या कुछ उन्हें करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से अपने आप को सर्दी के मौसम में भी संभाल कर रखना है, डॉक्टर चौहान से बहुत सारी बातें हम जानेंगे कि आखिरकार क्या होती है अस्थमा की बीमारी और सर्दी में अस्थमा की बीमारी से हम कैसे बचें, कैसे अपने आप को सेहतमंद रखें, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक तरह से देखा जाए तो जब सर्दी का मौसम आता है बाकी सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो अस्थमा के मरीज है उनके लिए तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया अमूमन कि अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है सर्दी के मौसम में, ऐसा क्यों? देखिए, सर्दी में इसलिए होता है कि सर्दी में दो तीन चीजें आपको समझनी चाहिए। एक तो वात का प्रकोप होता है सर्दी में, दूसरा कफ वृद्धि होती है, कफ बढ़ता रहता है शरीर में हमारे। तो ये दोनों ही जो हमारे जो दोष हैं, वात और कफ बढ़ेगा फेफड़ों में और वात बढ़ेगा तो वो उसको खुश्क कर देगा। तो अंदर जो हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है हमारे, वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाते। ठंड लगने से कई बार आपने देखा होगा कि तुरंत जो लोगों को एकदम अटैक आ जाता है या उनको सांस खींचने लगता है या खांसी आ जाती है। वात और कफ दो चीज इसमें मुख्य रूप से आपको समझनी है। सर्दी के मौसम में वात का प्रकोप होता है, यानी कि हमारे शरीर में खुश्की ज्यादा होती है। आपने नोट किया होगा, होंठ फटने लगते हैं, अंदर भी बॉडी में खुश्की होती है और कफ की वृद्धि होती है, बलगम ज्यादा बढ़ जाता है शरीर के अंदर, गला बंद होता है, सुबह सो के उठते हैं, नाक बंद होता है, फेफड़ों में भी बलगम भर जाता है। यही कारण है कि जो लोग श्वास रोग से पीड़ित हैं, अस्थमा से जो पीड़ित हैं, उनको ठंड में ज्यादा तकलीफ होती है। मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हम भी ठीक है सर। सर बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ पे ना एक्चुअली मेरे को 4-5 दिन से बुखार हो रहा है, फीवर हो जाता है, फिर उतर जाता है, होता है फिर उतर जाता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। देखिए, 4-5 दिन से हुआ है अभी, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक नुस्खा बताता हूँ जिससे आपका बुखार भी ठीक होगा और आपको शरीर में थकावट भी नहीं होगी। एक तो धनिया और अदरक 1-1 चम्मच ले लीजिए और उसको आप थोड़ा 1 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए अच्छी तरह से। जब उबल जाए तो उसको छान करके थोड़ा शहद मिला के आप पी लीजिए। दिन में 2 या 3 बार इसको पिएंगे तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। साथ में अगर गिलोय की बेल आपके आसपास कहीं लगी है तो गिलोय का छोटा सा टुकड़ा लेके कूट करके अच्छी तरह से उसको पानी में उबालेंगे। जब उसमें जो उबाल लें उसको अच्छी तरह से, फिर उसमें 1-2 तुलसी के पत्ते, काली मिर्च या लौंग ये डाल करके दोबारा से उसको अच्छी तरह से उबालिए छानने के बाद, तो वो भी आप पिएंगे, उससे आपको बुखार नहीं होगा। शरीर में जो एक हड़कल होती है, एक तरह से जो दर्द होता है पूरे शरीर के अंदर, वो भी आपको नहीं होगा। और थोड़ा सा खाना लाइट खाइए, खिचड़ी वगैरह खाइए या घिया की सब्जी खाइए और ज्यादा जो है कोई गरिष्ठ भोजन का सेवन मत करिए। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी मैं राहुल बात कर रहा था लखनऊ से। सर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे। देखिए, माइग्रेन जो है वो डेफिनेटली एक रोग है और रोग का इलाज करने के लिए हम आपको कहते हैं कि उसकी चिकित्सा लेनी बहुत आवश्यक है, लेकिन नुस्खे भी आपको बताते हैं जिससे कि आपका विश्वास बने। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आयुर्वेद में जो है इलाज कुछ ज्यादा अच्छे कारगर नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। अब तो खैर हमारे शो को देखने के बाद बहुत सारे लोग आयुर्वेद में आ गए हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो है वो फोन भी करते हैं, हमारी क्लिनिक्स पर भी आते हैं। माइग्रेन में आप रात को सोने से पहले नाक में बादाम का तेल डालना शुरू करिए, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। अपने सिर में थोड़ी मालिश करिए, लेकिन उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधियां लीजिए। एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको जलन, खट्टी डकारें, जो ये तमाम चीजें जो होती हैं पेट में, एसिड सिर में चढ़ जाता है कई बार, उस एसिड से बचना है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले आप ना लें, बहुत ज्यादा तीखी चीजें ना लें, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड आप ना खाएं। आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा की। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि सर्दियों में जो अस्थमा का अटैक होता है और जो गर्मियों में अस्थमा का अटैक होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, और साथ ही सर्दियों में अस्थमा का जो अटैक होता है वो खतरनाक क्यों माना जाता है। डॉक्टर साहब, पहले तो दोनों में फर्क बताइए और ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में क्यों ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए, फर्क इतना होता है कि जैसा कि मौसम का मैंने बताया कि सर्दी के मौसम के अंदर कफ की वृद्धि शरीर में आम तौर पर होती है, जो कि गर्मियों में नहीं होती। गर्मियों में गर्मी पड़ रही होती है, शरीर के अंदर जितना कफ है वो ऑलरेडी पिघल चुका है, वो बिल्कुल अपनी साम्य अवस्था में रहता है। और ये जो फेफड़े हैं हमारे, जहाँ हमारे जो
अस्थमा का जो मेन सेंटर जिसको हम कहें, फेफड़े हैं हमारे, जो श्वास नली है या उसके अंदर जो नलिकाएं जो निकलती हैं, इनके अंदर सर्दियों में ज्यादा कफ भरने का चांसेस रहता है, गर्मियों में उतना नहीं रहता। और इसीलिए ठंड जब पड़ती है तो उसमें अटैक होने का चांसेस होता है, न केवल कफ की वजह से। इसके अतिरिक्त जब सर्दी का मौसम होता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा कम होता है, जिससे कि फेफड़ों तक रक्त का संचरण उतना नहीं पहुंच पाता। शरीर में ठंड ज्यादा लगने की वजह से हमारे जो और शरीर के जो द्रव्य हैं, जो इधर उधर जो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कम होता है। कभी कभार वातावरण में ड्राइनेस इतनी होती है, खुश्की बहुत ज्यादा होती है, तो वो जो हम सांस लेते हैं अंदर, वो जो एयर अंदर जाती है वो भी ड्राई होती है और अंदर जाके वो कफ को सुखा देती है। जबकि गर्मियों में जो हम अगर एयर देखें तो उतनी ड्राई नहीं होती, उसमें कुछ नमी होती है। खास तौर से बरसात के मौसम में और ज्यादा मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी उसमें ज्यादा होती है। तो ये कारण हम कह सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर सिंपल तरीके से कहें तो सर्दियों में, मैंने पहले भी शुरू में बताया, कफ और वात जो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, जो प्रकोपित है, उसी के कारण जो है मुख्य रूप से ज्यादा तकलीफ होती है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि सर्दियों में जो कई लोग जो पेशेंट होते हैं, उनकी अग्नि तेज होने के कारण कई बार वो भोजन में अगर गड़बड़ करें, सर्दियों में तली चीजें ज्यादा खाएं या कोई ऐसी चीजों का सेवन करें, तो उससे सर्दियों में अगर पानी ठंडा पिए, प्यास तो लगती है लेकिन पानी अक्सर लोग ठंडा पीते हैं। सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए। हर व्यक्ति को सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए, चाहे आपको अस्थमा है या नहीं है। और अस्थमा वाले को तो खास तौर पर गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो इन चीजों का जो है ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में और वो प्रकोपित होकर के, दोषों का प्रकोप होकर के हमें ज्यादा कठिनाई होती है। फरीदाबाद से शोभित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं सोहित बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी बोलिए। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे ना गैस बनती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गैस बनती है तो उसका कारण मुख्य रूप से होता है कि आपकी जो अग्नि है, पाचक अग्नि, उसमें कहीं ना कहीं विकार है, उसमें कोई खराबी है। अग्नि जो है मंद होती है तो गैस बनती है। अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो जाए तो भी अपच होकर के प्रॉब्लम होती है। या कभी वात का वहाँ प्रकोप ज्यादा हो जाए तो फरीदाबाद में आप रहते हैं, फरीदाबाद में जीवा की क्लिनिक है, वहाँ जाकर के आप एक बार डॉक्टर से मिलिए और उसका उपचार करिए। वैसे आप घरेलू कुछ करना चाहें तो सौंफ, जीरा और धनिया और अदरक, 4 चीजें लेनी। सौंफ, जीरा, धनिया, अदरक, 1-1 चम्मच सब लेके 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए सुबह के टाइम, और इसको थर्मस में भर के रखिए। आप थोड़ा थोड़ा सा करके इसको दिन भर में पीते रहिए। चाहो तो थोड़ा सा नींबू भी उसमें निचोड़ लें। इससे पाचन ठीक होगा, आपकी अग्नि प्रदीप्त होगी और आपको गैस नहीं बनेगी। खाने में भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है अग्नि आपकी बिल्कुल ठीक है, अग्नि मजबूत है, लेकिन बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं आप, हैवी खाना खाते हैं, गलत सलत टाइम पर आप खाना खाते हैं, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। केवल दवाई लेने से या केवल अग्नि को प्रदीप्त करने से बात नहीं बनेगी। आपका भोजन भी जो है आपकी अग्नि के अनुसार होना चाहिए, मात्रा के अनुसार होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए। रात के टाइम क्या खाना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए, ये सब हम आपको इस शो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देते हैं। आपसे निवेदन है कि इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। लोग मुझे बताते हैं जी आपका शो बहुत अच्छा है, हम तो सारी चीजें लिखते हैं, इतनी मोटी मोटी हमने किताबें बना रखी हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आप क्या फॉलो भी करते हो, कह रहे नहीं फॉलो नहीं करते, तो फिर फायदा क्या उसका। ये मनोरंजन के लिए हमारा शो नहीं है। हमने शो इसलिए शुरू किया है कि आप इन चीजों को फॉलो करें और अपने जीवन में कुछ अपने जो स्वास्थ्य में परिवर्तन आप जो है लाएं। आइए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि अस्थमा के आखिरकार सिम्टम्स कौन से हैं, लक्षण कौन से हैं, ताकि हमें सर्दी में आने वाले अस्थमा के अटैक से हम खुद को बचा सकें। डॉक्टर साहब, कौन कौन से सिम्टम्स हैं? देखिए, अस्थमा में या जो श्वास रोग हम कहें तो सबसे मेन लक्षण तो ये कि सांस आने में तकलीफ होती है, सांस बड़ा खिंच के आता है, या ब्रेथलेसनेस जिसको कहते हैं, श्वास कष्ट हम उसको कहते हैं। आपको सांस लेने के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता है, छाती में दर्द होता है, बुखार कई लोगों को हो जाता है, फिर खांसी होने लगती है। खांसी जो है सूखी भी हो सकती है, बलगम वाली भी हो सकती है, और आपके गले में, नाक में भी बलगम जो है आ जाता है। ये तमाम लक्षण है। पसलियां चलने लगती हैं, छोटे बच्चों में अक्सर पर देखा होगा आपने कि उसकी पसलियां चल रही हैं, चेस्ट में जो एक विशेष प्रकार की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये लक्षण मुख्य रूप से देखे जाते हैं अगर किसी को अस्थमा हो या श्वास रोग हो। ग्वालियर से जय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर, मैं जय बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी। सर देखिए, मेरे को पिछले कई दिनों से खांसी की प्रॉब्लम है।
जी जी, मतलब रात को सोने से पहले अगर कोई ठंडा पानी पी ले तो रात को फिर नींद खांसी के मारे परेशान, समझो नींद नहीं आती है, खांस के बुरा हाल है मेरा। कब से हो रही है खांसी आपको? सर ये करीबन 3-4 हफ्ते हो गए मेरे को। और एक प्रॉब्लम और थी सर। जी सर देखिए मेरी हाइट बहुत कम है, एज मेरी 23 है। अच्छा, सर मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ अपनी। देखिए हाइट की तो आपकी उम्र अब निकल गई है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में 20 साल तक तो हम कोशिश करा करके या किसी प्रकार के सिस्टम को ठीक करके हाइट बढ़ाने में हम सहायता कर सकते हैं। 20 के बाद पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक शरीर का अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है उसका। जहाँ तक खांसी की बात है, खांसी में डेफिनेटली आपको आराम आ जाएगा। एक तो रात को जब आप सोते हैं तो रात को सोने से पहले एक चम्मच देसी घी ले लीजिए, उसको गर्म करिए, छोटे से बर्तन में किसी में गर्म करिए चूल्हे के ऊपर, और जैसे ही वो गर्म हो जाए उसमें 1 कप दूध डाल के ढक दीजिए, उसको उबलने दीजिए अच्छी तरह से। ये दूध आप गरम गरम पी करके सो जाइए तो आपको खांसी बिल्कुल नहीं उठेगी, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा ठंड लगती है तो इससे हीट भी मिलेगी बॉडी में, गर्माश भी आएगी और आपको खांसी नहीं होगी। फिर भी रात को अगर आपको खांसी उठे कभी बीच में तो थोड़ा सा ताजा अदरक उसमें काला नमक लगा करके अपने पास रख लीजिए, उसका टुकड़ा एक मुंह में रखिए, उसको चूसते जाइए, आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। कोई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अस्थमा को लेकर क्या है आज की संजीवनी, ऐसे कौन से उपाय हमें करने हैं जिससे कि अस्थमा जो है वो अपना अटैक हम पर ना कर पाए। डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप अगर प्रयोग करेंगे तो अस्थमा के पेशेंट विशेष रूप से आप इसका प्रयोग जरूर करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो जो आपके फेफड़ों का एरिया है इसमें मालिश करना जरूरी है। मालिश कैसे करेंगे? तिल के तेल में थोड़ा लहसुन और अदरक आप पका लीजिए और ये जो तेल बनता है इससे रोज मालिश करिए। जब धूप निकल आती है दोपहर के समय बैठ करके धूप में मालिश करें। इसके अतिरिक्त तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च ये पानी में उबाल के अच्छी प्रकार से और उसमें थोड़ा शहद मिला के आप गरम गरम पिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। ताजा अदरक का रस निकाल लें, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला करके सेवन करने से भी बलगम वगैरह आपको नहीं बनेगी, खांसी में बहुत रिलीफ मिलेगा। और हल्दी और सौंठ को बराबर मात्रा में आप मिश्रण करके रखें और इस मिश्रण में से आधा चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी से आप सेवन करें भोजन के पश्चात, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सावधानी और परहेज की। डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष ख्याल रखना है सर्दियों में अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं खासकर? मेनली जो मैं यही कहूँगा कि खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा तली चीजें मत खाइए, मिठाई का जो है सेवन कम कीजिए, दूध से बनी चीजों का सेवन कम कीजिए और ठंडी चीज जो फ्रिज वाली कोई भी ठंडी चीज है उसका सेवन कम कीजिए। गुनगुना पानी पीजिए, उसमें थोड़ा अदरक उबाल करके अगर पिए तो बहुत फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त जो खाना जो आप खाएं वो भी थोड़ा सा तरीदार खाना होना चाहिए। वात नाशक जो भोजन जिसको कहते हैं, गरम गरम खाना हो, तरी वाला लिक्विड फॉर्म में सूप टाइप की चीजें ज्यादा सेवन करिए तो उससे आपका जो है अच्छा काम चलता रहेगा। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत कहीं कंजेशन फील हो रहा है तुरंत जो है कुछ न कुछ आयुर्वेदिक औषधि आपको लेनी चाहिए। सौंठ का चूर्ण अगर आप नियमित रूप से लेते रहें, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपको वाकई में अस्थमा रोग है और आप काफी सालों से पीड़ित हैं तो आयुर्वेद में आइए आप। आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। टाइम जरूर लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक वो पंप लेना पड़ेगा रोज, उसी से आप काम चला रहे हैं। वो ठीक है, इमरजेंसी के लिए अच्छा है, आपके फेफड़ों को वो डायलेट करता है, सांस आने में आपको थोड़ी सी उससे राहत मिलती है। लेकिन रोग का जो मूल कारण है, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें लंग्स की, चाहे हमको आपको वहाँ जो कफ सूखा पड़ा है उसको बाहर निकालना है पिघाल करके, उसके लिए आयुर्वेद में ही उपचार है और कहीं उपचार है नहीं उसके लिए। तो कहीं जाएंगे नहीं, आप आयुर्वेद में ही आइए। हमारे यहाँ पर आप डॉक्टर से बात करिए, परामर्श कीजिए, फोन के माध्यम से करिए। ये हमारी क्लिनिक्स हैं, जगह जगह कई शहरों में हमारी क्लिनिक्स हैं, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वहां जाकर के आप पेशेंट अपने डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स को दिखाइए और अपने दमा का जो रोग है उसका उपचार प्रॉपर तरीके से करवाइए।